जय हिंद प्रिय मित्रों, ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मैं राम जी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 की परीक्षा नज़दीक 16 फरवरी से कक्षा 10 की परीक्षा का शुभारंभ है, इसलिए सभी विद्यार्थी कमर कस चुके हों। लेकिन कुछ विद्यार्थियों की मैथमेटिक्स बिल्कुल कमज़ोर होगी, जिन्हें ये लग रहा होगा कि मैं कैसे पास हो पाऊंगा। उन्हीं विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर मैं आज से कक्षा 10 गणित की श्रृंखला ला रहा हूं। प्रत्येक चैप्टर में मैं 2-2 वीडियो बनाऊंगा, जिन्हें आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे, जिससे परीक्षा में पास होने में आपको बहुत मदद मिलेगी, जिससे आप गणित में अधिक से अधिक नंबर ला सकें। देखते हैं वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 की परीक्षा में गणित के प्रश्न पत्र में वास्तविक संख्याओं से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंक के प्रश्न वास्तविक संख्याओं से पूछे जाएंगे। मेरा प्रयास ये है कि OMR पर जो 20 प्रश्न आते हैं, OMR के 20 प्रश्न आप सही तरीके से कर लें, उसके साथ साथ नॉर्मल प्रश्न और भी कर लें, जिससे पास होने में आपको मदद मिल सके। तो देखते हैं, सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याओं के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस प्रमेयिका की मदद से ही हम सवालों को सॉल्व कर पाएंगे वास्तविक संख्याओं की। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है? A इज इक्वल BQ प्लस R। बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं, नॉर्मल तरीके से समझेंगे। A इज इक्वल BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा है या बराबर है R, 0 R के बराबर है, या तो 0 से R बड़ा है लेकिन R से बड़ा B है। छोटी कक्षाओं में हम पढ़ते आए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही रूप है। जहां A बराबर भाज्य, B भाजक, Q भागफल, R शेषफल। शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है, तो शेषफल यहाँ R है, भाजक B है, अर्थात जो R होगा, शेषफल जो होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु भाजक से छोटा होगा। भाजक क्या होता है? जिस संख्या के द्वारा भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। भाज्य क्या होता है? जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A इज इक्वल BQ प्लस R, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से निर्मित एक प्रमेय है। इसकी सहायता से हम आगे सवालों को सॉल्व करेंगे। अब इसमें आगे देखेंगे शांत या अशांत आवर्ती, इससे भी प्रश्न पूछता है। तो शांत या अशांत आवर्ती, अगर कोई संख्या दी है, मान कर चल रहे हैं x इज इक्वल टू P/Q, अगर दे दे
x इज इक्वल टू पी बाई क्यू अगर दे दे, और जहां q की जो वैल्यू हो, q अर्थात शून्य के बराबर न हो, तो q की जो वैल्यू हो वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का यदि हो, जिसका अभाज्य गुणनखंड अर्थात q का जो अभाज्य गुणनखंड हो, q का जो अभाज्य गुणनखंड हो वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप का हो। कहने का मतलब 2 की कोई भी घात लगी हो और 5 में भी कोई घात लगी हो, अगर इस रूप का है तो वो शांत आवर्ती होगा। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है तो वो शांत आवर्ती होगा। अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का वो नहीं है तो वो अशांत आवर्ती होगा। ये ध्यान देना, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का अगर है q अर्थात हर q मतलब हर में दिया है, x इज इक्वल टू पी बाई क्यू दिया है, तो q जहाँ q के जो अभाज्य गुणनखंड हो वो 2 की पावर n अर्थात 2 की घात और 5 की घात के रूप में अगर मिल जाएं तो वो शांत आवर्ती होगा। अगर इस रूप में ना मिलें तो वो अशांत आवर्ती होगा। साथ में और समझना, शांत आवर्ती के अधिकतम दशमलव अंक तक कितने, अर्थात इनमें से जिसकी भी घात बड़ी होगी उतने ही स्थानों तक अधिकतम दशमलव के मान आएंगे। अब हम देखते हैं पिछले वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्न जिनके आने की संभावना इस वर्ष भी है। जरूरी नहीं है कि कटपेस्ट यही सवाल आए, डिजिट में यही प्रश्न हो कि जैसे इसमें 15 लिखा है तो परीक्षा में भी 15 है, लेकिन संभावना ये है कि इस तरह के सवाल बनेंगे। एक सवाल बनने की संभावना है कि ऐसा सवाल बनेगा। इसलिए 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात कर सब मुझे पता है कि अधिकतर विद्यार्थियों को लासा आ रहा होगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का एक बेसिक पार्ट है। इतनी समझ तो एक 5वीं के विद्यार्थी की होती है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है फिर भी हम बिल्कुल बेसिक से ही समझेंगे। लेकिन अभाज्य गुणनखंड तरीके से करना है ना कि 15, 18 और 24 का लासा, इस आधार पर 15, 18 और 24 इस आधार पर तो हम कर सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड मेथड से तो पहले हम 15 का देखेंगे। 15 के फैक्टर क्या होंगे अलग अलग निकाल करके, जैसे 15 है 3 पंजे 15, 3 और 5, 3 गुणे 5। इसी तरह 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, और इसी तरह 24 का 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। इस रूप में देख लेते हैं। अब इन्हीं को हम, जैसे यहाँ 3 की पावर 3 2 दिया है तो हम 3 को 2 बार 3 3 न लिखकर 3 की पावर 2 से प्रदर्शित कर देंगे, इससे आसानी हो जाएगी। यहाँ जैसे दिया है 3 बार लिखे हैं हम साधारण तरीके से समझने के लिए, तो इसी को लिख देंगे 2 की पावर 3 और गुणे। अब इसका लासा ज्ञात करेंगे। लासा में जो तीनों में कॉमन हो वो और जो कॉमन ना हो वो सभी संख्याएं ली जाती हैं। देखेंगे तो 2 कितनी है, अधिकतम पावर 3, तो अधिकतम पावर जिसकी मिल जाए उसे अधिकतम पावर में ले लेते हैं, तो 2 की पावर 3 गुणे। अब देखते हैं 3 की पावर, इसमें एक 3 है, इसमें 2 है, इसमें एक ही 3 है, तो 3 की अधिकतम पावर कितनी है, 3 की अधिकतम पावर 2, तो 3 की अधिकतम पावर हमने 2 ले लिया। इसके बाद 5
एक 5 बच रहा है, हमने 5 को भी ले लिया। गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3 अर्थात 2 की घात लगी है, जितनी घात लगी होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा। 3 तिया 9 और 5 गुणे 5, तो 8 9 में 72 और 72 पंजे। करके देख लेते हैं, कुछ विद्यार्थियों को नहीं समझ में आता होगा ऐसे। तो 8 का गुणा 9 में, 8 9 में 72, 72 का गुणा 5 में, तो 5 दूना 10, 80 आया। 1 5 सत्ते 35, 1 36 अर्थात 360 इसका एलसीएम आ जाएगा। ऐसी आशा है कि सभी विद्यार्थियों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। संख्या 3125 का घातांक रूप लिखो। घातांक रूप अर्थात उस संख्या को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना है। 3125 के गुणनखंड करेंगे, 3125 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से वही संख्याएं कटती हैं जिनके इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 होता है। 3 से वो कटती हैं जो सबके जोड़ने पर जिनका अंक 3 1 4 2 6 5 11 11 जोड़ने पर आ रहा है। 3 से भाग 2 नहीं कटता, इसलिए 3 से नहीं कटेगा तो 5 से चेक करेंगे। 5 छक्के 30, 2 1 बचेगा, उतार लेंगे 2 का, गुना 10 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। फिर अब 5 से ही करेंगे। 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 पंजे 25। अब 5 दूना 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 एक कम 5। अब हम 3125 को 3125 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो इन्हें लिख पाते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 अर्थात 5 5 कई बार आ रहा है। तो देख लेते हैं कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 अर्थात 5 नंबर ऐसा है जो 5 बार आ रहा है। तो कोई भी संख्या जितनी बार आ रही है उतनी बार उसे दर्शा देते हैं। तो 5 की पावर 5 यही इसका घातांक रूप हो जाएगा, अर्थात उसके गुणनखंड करके और उसे घात के रूप में व्यक्त कर देते हैं, वही उसका घातांक रूप होता है। परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। कह रहा है कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा तथा दशमलव प्रसार शांत या अशांत होगा। अर्थात दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, किस प्रकार का होगा ये पता करना है। मैंने बताया था 14,587 बटे 1250 मैं बताया था यक्स इज इक्वल टू, यदि दिया हो P/Q तो इसे मान लेते हैं यक्स इज इक्वल टू, जहाँ Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, Q के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो गुणनखंड होंगे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हों। तो 1250 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1250 का गुणनखंड करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब 5 से सीधा करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 5 एक कम 5, तो 14,587 बटे 1250। तो 1250 के जो गुणनखंड है वो 1250 के गुणनखंड है 2 गुणे
5 की पावर 4 अर्थात 14,587 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 4 अर्थात ये 2 की पावर n अर्थात एक पावर यहाँ भी हम मान लेते हैं कि एक लगी है और m मतलब 5 की पावर m 5 की पावर 4 लगी है। तो अगर इस रूप का है तो ये तो सीधी बात समझ में आ गई कि ये शांत आवर्ती है, क्योंकि अगर उसका रूप 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का है वो संख्या शांत आवर्ती है। कोई संख्या है जो p बटे q के रूप में लिखी है और q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप का अगर है तो वो संख्या शांत आवर्ती है। तो इसमें 2 और गुणे 5 में मिल रहे हैं इसलिए शांत आवर्ती है। लेकिन अगर कह दे कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा तो इन दो संख्याओं में जिसकी घात अधिकतम होती है अर्थात q में जिसकी घात अधिकतम होती है या जो भी घात अधिकतम लगी होती है उतने ही स्थानों के बाद दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा। तो जैसे इसमें कहे दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा तो अधिकतम घात लगी है 5 की पावर 4 अर्थात 4 स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। 4 स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड, अब हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड अर्थात ये लासा की प्रक्रिया ही है। करेंगे 2 से, 2 सत्ते 14 0, 2 से अभी करेंगे 2 3 6 और 1 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10। अब ये 3 से कटेगा ना इसलिए 5 से 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो कहेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा। ऐसे प्रश्न OMR वाली परीक्षा में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो लिखेंगे 2 बार लिखा है तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 सिर्फ इतना लिख देना है, यह आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा उतारा लिया 6 का 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 1 बचा उतारा लेंगे 8 का 18, 2 नम्मे 18। अब फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर 13 से कर देंगे तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। 2 बार लिखा है तो 2 की घात 2 गुणे 3 और गुणे 13 ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसी तरह 3825 का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। तो 3825 2 से पहले विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई के अंक में 5 दिया और 2 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 होता है। 3 से चेक करेंगे 8 3 11, 11 तो 13, 13 5 18 तो 3 से कट जाए क्योंकि 18 कट 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 30 सत्ते 21, 3 बचे 15। अभी 3 से फिर काटेंगे 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 बचे 15, 4 2 6 5 11 आ रहा है। ये अब कटेगा सीधे 5 से, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 सते 35, 17 आ जाएगा। 17 एकम 17 क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है इसलिए ये आ जाएगा
3825 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 3 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे की कक्षाएं, कल एक कक्षा आएगी जो वास्तविक संख्याओं पर ही आधारित होगी। वास्तविक संख्याओं पर आधारित कक्षा हम 2 चरणों में ही लेंगे, जिससे ये संभावना है कि 5 प्रश्न आते हैं, 5 में से 3 या 4 प्रश्न मेरी कक्षा से आने की अधिकतम पॉसिबिलिटी होगी और ये मेरा प्रयास रहेगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आप सब लोग परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए कड़ी मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। इसलिए अंतिम समय में बिल्कुल ये रामबाण सीरीज है, आप इस फॉलो करिए। जय हिंद।